यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे थे हम, और उसके अंदर हमने बताया था कि डायमेंशन आपके सर पढ़ा चुके हैं, यूनिट आपके सर पढ़ा चुके हैं, डायमेंशन मैं शुरू किया हूं। और दिस इज माय इंट्रोडक्शन, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन में शुरू किया था, है ना भाई, पिछली क्लास में। डायमेंशन का लेक्चर 1 हो चुका है, दिस इज लेक्चर नंबर 2। और हमने उसके साथ में क्या पढ़ा था, कि सीखा था कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। डायमेंशन एक्चुअली क्या होती है वो सीखा था, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन किया था, बाद में डेफिनेशन देखा था हमने। फिर खूब सारे बड़े बड़े से सवाल, बढ़िया बढ़िया से सवाल, है ना, खूब सारे कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं अक्सर, वो सब किया था। चाहे वो टॉर्क हो, स्ट्रेन हो, स्ट्रेस हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एज वेल एज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कूलम कांस्टेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये सब का डायमेंशन निकालना सीख लिया है। सबने सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है? डायमेंशन सबने सीख लिया है, बिल्कुल। तो अभी क्या होगा भाई? अभी होगा आगे, आज पढ़ेंगे आगे। इसके आगे की और डायमेंशन में क्या है, आगे हमको क्या सीखना है, वो हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ ऐसे। हाँ जी, चलिए। अब देखो, अब डायमेंशन के अंदर पहले तो हम निकालना सीख गया, जनरल नोशन, डिनोशन सीख गया, इक्वेशन सीख गया उसका। अब जो आगे आता है ना, अच्छा स्लाइड नहीं है क्या? कोई बात नहीं, फटाफट से स्लाइड ऐड करते हैं बिना समय गवाए हुए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ जी, हम कह रहे थे कि डायमेंशन में अब आगे क्या पढ़ना है हमको, थोड़ा सा वो देखना है। तो अब जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन के अंदर, वो बेसिकली हमको पढ़ना है, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक हमने डायमेंशन समझा। अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब कि यार जो डायमेंशन सीखा है ना, उसके हेल्प से कैसे हम मैथमेटिकली डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे, इसको डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। मतलब बेसिकली जो डायमेंशन हमने पढ़ा, मतलब जो उसका इक्वेशन फॉर्म करना सीखा, ये एम एल टी के पावर में लिखना, ये सब कुछ का काम क्या है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है इस फिजिक्स के अंदर, वो हमको देखना है। एप्लीकेशन का मतलब कि जो पढ़ते हो आप, वो यूज कहाँ होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, लिखिए मेरे साथ, पहले नोट डाउन करिए, और उसी एप्लीकेशन के साथ ही हम सब कुछ सीखते चलेंगे। क्या है? सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो होता है टू चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस, सॉरी, टू चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, या फिर फिजिकल रिलेशन लिख लो ऐसे, एंड फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज। मतलब पहला एप्लीकेशन क्या है, कि भैया आपने डायमेंशन को सीख लिया, है ना। एक बार एंगेजमेंट में चेक करता हूँ कितने बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, सब है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन बेसिकली ये है कि हमको क्या करना है, कि डायमेंशनली करेक्ट कोई फार्मूला है कि नहीं, वो चेक करना है। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हमारे पास लिखा है ना, तो उन दोनों का जो रिलेशन है, क्या वो रिलेशन सही लिखा गया है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? ये हम डायमेंशन के हेल्प से ही चेक करेंगे। मतलब एम एल टी की पावर में उसको एक्सप्रेस करेंगे, और अगर एक्सप्रेस करने पे वो डायमेंशनली करेक्ट होता है, तो उसकी चेकिंग आपके डायमेंशन के थ्रू होगी। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी इक्वेशन कह लो, कि कोई भी फिजिकल रिलेशन कह लो, मतलब दो क्वांटिटी अगर आपस में रिलेट करती हैं, और अगर उसका डायमेंशनली क्या ये जो लिखा हुआ रिलेशन है वो सही है या नहीं, डायमेंशनली उसको चेक करना हो, तो हम डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन यही है कि डायमेंशनल करेक्टनेस, ये बस याद रखिए, डायमेंशनल करेक्टनेस करनी है दो फिजिकल रिलेशंस के बीच। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, और इस एग्जांपल से मैं तुमको समझाऊंगा, ध्यान से समझो क्या कहना चाहता हूं मैं एक फिजिकल रिलेशन लिखता हूं। फिजिकल रिलेशन का मतलब समझ रहे हो? दो क्वांटिटी आपस में रिलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं
v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्या ये एक रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहां सर v क्या होती है? वेलोसिटी। u भी क्या होती है? वेलोसिटी। अरे वो इनिशियल फाइनल बाद में देखेंगे, बट अभी एक्चुअली क्या है, v भी एक वेलोसिटी है, सॉरी v भी एक वेलोसिटी है, u भी एक वेलोसिटी है। अच्छा सर जी a क्या है? अरे a तो होता है एक्सेलरेशन होता है यहाँ, बिल्कुल होता है सर जी। और t क्या होती है? t होती है टाइम। तो सोचो ना, इसमें वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या ये आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। अब मान लो मेरे से कोई कह दे कि चेक करो कि चेक करो कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? डायमेंशन का। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में पहला पॉइंट यही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन अगर गिवन हो तो उसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? डायमेंशनली चेक करेंगे। अब आओ चेक करना शुरू करें। देखो कैसे, ये जो भी है इसको जरा डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं? सर जी भी एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है भैया? एल टी माइनस वन। पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। यू भी एक वेलोसिटी है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं डायमेंशनली? एल टी माइनस वन। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस एक्सेलरेशन, अरे भैया एक्सेलरेशन भी क्या है? एक क्वांटिटी है, और इसको डायमेंशनली कैसे लिख सकते हैं? अरे इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। और टी क्या है? टी तो अपने आप में टाइम है, तो क्या टाइम को मैं ऐसे टी लिख दूं? बिल्कुल लिख दूं। अब जरा चेक करो, क्या इधर है एल टी माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है? एल टी माइनस वन, बिल्कुल सही। प्लस जरा ये चेक करो, यहाँ एल टी की पावर माइनस टू और यहाँ टी की पावर वन, तो टी की पावर माइनस टू टी की पावर वन, क्या एल टी माइनस वन नहीं हो गया? ओ माय गॉड, कहने का मतलब ये है कि डायमेंशनल के इक्वल टू में भी एल टी माइनस वन, और उसके जो भी क्वांटिटीज हैं वो सभी एल टी माइनस वन। मतलब सोच के देखो, राइट हैंड साइड में भी एल टी माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड में एल टी माइनस वन, दोनों का डायमेंशन हो गया बराबर। इट मींस ये इक्वेशन एब्सोल्युटली ट्रू है। क्या हमने डायमेंशनली चेक कर लिया कि नहीं? ऐसे ही हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। बताओ, समझ आया? समझ आया? वो आएंगे, उस पे आएंगे, चिंता ना करो। एडिशन मल्टीप्लिकेशन आएंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बताओ ये समझ आएगी नहीं? ऐसे ही चेक करेंगे। इट मींस काम आया, एप्लीकेशन का यूज हुआ। कहां यूज हुआ? ये इक्वेशन सही लिखे हैं नहीं, ये चेक करने के लिए यूज हुआ सर जी, है ना? तो अगर चेक करने के लिए यूज हो गया तो जरा मुझे दो और इक्वेशन चेक कर दो। आओ चेक करो। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चेक करो जरा तो, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? s क्या होता है सर जी? बता देता हूं, s यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो, है तो लेंथ ही। u क्या होती है? वेलोसिटी होती है सर। अच्छा t क्या है? अरे सबको पता है t क्या है भाई, अरे टाइम है बच्चा। a क्या है? अरे एक्सेलरेशन है। और ये t क्या है? अगेन टाइम है ना? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब बताओ, कर लोगे चेक? कर लोगे चेक? क्या बात, चेक कर लोगे? बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट को लेंथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कह लो है तो लेंथ। लेंथ इज इक्वल्स टू यू है वेलोसिटी, वेलोसिटी को एल टी माइनस वन लिख दिया जाए, टाइम को टी लिख दिया जाए, प्लस ये जो हाफ है ना, देखो डायमेंशन लिखते वक्त ये वन बाई टू एक कांस्टेंट है, तो इसको कर सकते हैं इग्नोर। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं फिर से? एल टी माइनस टू, इसको लिख सकते हैं टी का स्क्वायर। अब जरा देखो, यहां देखो, इस साइड है एल, इधर है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और यहाँ टी की पावर वन, क्या ये दोनों कट नहीं जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ एल प्लस टी की पावर माइनस टू, टी की पावर प्लस टू, अरे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एल। अब देखो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सब जगह आ गया एल, मतलब ये फार्मूला डायमेंशनली एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एस होगा लेंथ में, वेरी गुड अनु खान। सही है कि नहीं बोलो? चेक करने आ गया? चेक करने आ गया? और अगर चेक करने आ गया और पहला एप्लीकेशन सीख गए तो बोलो सीख गए। चैट में फटाफट से बोलो सर सीख गए।
मजा आया? सीख गए? क्या बात है। ऐसे ही डायमेंशनली किसी भी फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हैं कि आप सही रिलेशन लिखे हैं या नहीं। बहुत बढ़िया। यही है डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लगे हाथ तीसरा तुम कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा, समय बर्बाद होगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, कर लोगे? कर लेना, बिल्कुल ठीक है। चलो, ये था पहला एप्लीकेशन। यहां समाप्त होता है आपका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं आपको, मतलब ये खैर एप्लीकेशन के अंदर का ही पार्ट है, बट इसको थोड़ा अलग टॉपिक करके बढ़ाते हैं। और वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सवाल बनते हैं इससे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, होमोजेनिटी का मतलब पता है क्या? यहाँ होमोजेनिटी का मतलब सेम होता है। होमो मतलब सेम होता है ना, तो होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब सेम क्वांटिटी। होमोजेनिटी का मतलब यहाँ है सेम क्वांटिटी, यानी सेम क्वांटिटी का। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। यानी सेम क्वांटिटी का हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमको दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर सेम फिजिकल रिलेशन निकालना हो, है ना, मतलब कोई क्वांटिटी गिवन है जिसमें दो क्वांटिटी या तो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है। क्या बोला मैंने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है क्वांटिटी का, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अकॉर्डिंग क्या है, उसी को थोड़ा समझते हैं, आइए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, समझिए। पहली चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स लिखवा देता हूं अच्छे से, ठीक है, लिख लो। पहली चीज ये बोलता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ध्यान से समझना, ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। पहली चीज, मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज क्या बोलता है कि इफ टू टर्म्स, पहले लिख लेता हूं मैं, आराम से समझाता हूं, डोंट वरी। इफ टू टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन, सॉरी, मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं देन और लिख रहा हूं दे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो। देन दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड नंबर। मतलब कहने का सिंपल मतलब बताऊं, अगर मान लो कोई क्वांटिटी ए जोड़ रहे हो, ए में बी जोड़ रहे हो, तो ए और बी, अगर ये दो क्वांटिटी जुड़ रही हैं आपस में, या फिर ए माइनस बी कर रहे हो, तो इतना समझ लो कि अगर ए में से बी को तुम जोड़ रहे हो या फिर ए में से बी को घटा रहे हो, तो जो डायमेंशन ए का होगा, बिल्कुल अपने आप वही डायमेंशन बी का हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा सेम क्वांटिटी में ही एडिशन होती है, सेम क्वांटिटी में ही सब्ट्रैक्शन होती है। मतलब ये है कि ह्यूमन को ह्यूमन के साथ ही जोड़ोगे, ह्यूमन को गधा, घोड़ा या फिर कुत्ता, बिल्ली के साथ नहीं जोड़ोगे, ठीक है। गाय को गाय के साथ ही जोड़ोगे, इसको ऐसे समझ लो, सिंपल है। तो अगर ए को ए में बी जुड़ रहा है, मतलब ए का जो डायमेंशन होगा डेफिनेटली अपने आप बी का भी डायमेंशन वही होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनका डायमेंशन हमेशा इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है ना। अरे यार, ह्यूमन ह्यूमन की भाषा समझ सकते हैं ना, ह्यूमन कुत्ते या बिल्ली की भाषा समझते हो? नहीं समझते हो, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ भी है। बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। हमारे पास मान लो सिंपल से एक रिलेशन है, एक रिलेशन समझाता हूँ, एक रिलेशन से सब तुमको समझ आ जाएगा। देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हालांकि एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन में कर लो, v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये एक रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है, थोड़ा बढ़िया रिलेशन है, तो एक अच्छे रिलेशन तुमको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जहां p जो है वो हमारा प्रेशर है, ध्यान से समझना, p हमारा प्रेशर है इस केस में, t आपका है टेम्परेचर, ठीक है, r गैस कांस्टेंट सबको पता है,
ठीक है, और v जो है वो वॉल्यूम है। अब समझो, अब मान लो मेरे से कोई कह दिया कि मुझे a और b, ये दो कांस्टेंट दिख रहे हैं इक्वेशन में, बिल्कुल दिख रहे हैं, इन दोनों का मुझे जरा डायमेंशन बताओ कि इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा। पता है, यहां इस्तेमाल होगा किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल हम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक ही बात बोलता है कि अगर दो क्वांटिटी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका डायमेंशन आपस में सेम होगा, मतलब सेम क्वांटिटी सेम के साथ जुड़ेंगी, सेम क्वांटिटी सेम के साथ मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब ये, अगर एक साइड वेलोसिटी है तो उसके साथ वेलोसिटी जोड़ोगे, उसके साथ एक्सेलरेशन नहीं जोड़ोगे। अगर एक साइड एक्सेलरेशन है तो उसके साथ एक्सेलरेशन ही जोड़ोगे, वेलोसिटी नहीं जोड़ोगे। वही एक इक्वेशन यहां मैंने लिखा है, क्या, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल्स टू r इंटू टी। क्या बोला मैंने, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में v माइनस बी इक्वल्स टू r इंटू टी। अब इस इक्वेशन में तुमको बता दिया, जहां p का डिनोट कर रहा है प्रेशर को, t डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को, r तुम्हारा एक गैस कांस्टेंट है, v वॉल्यूम है। अब मैं तुमसे पूछ दिया कि a और b के डायमेंशन निकालो, और बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अब जरा मुझे तुम ये बताओ, चेक करो, सबसे पहले a चेक करो, तो इस इक्वेशन में a कहां है सर जी, यहां है। अब सोचो कि a किसके साथ जुड़ रहा है, a जुड़ रहा है p के साथ। अब मैंने तुमको पीछे क्या बताया कि सेम क्वांटिटी के साथ जुड़ती है, मतलब a अपॉन वी स्क्वायर जो होगा, क्या वो भी प्रेशर ही होगा। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही तो कहती है कि अगर मान लो यहां प्रेशर लिखा है तो जो क्वांटिटी जुड़ रही होगी, मतलब a अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर के साथ प्रेशर ही जुड़ता है। वेलोसिटी होती यहां तो a अपॉन वी स्क्वायर वेलोसिटी हो जाती। इट मींस a अपॉन वी स्क्वायर भी क्या है, प्रेशर है। क्यों, क्योंकि प्रेशर के साथ प्रेशर ही जुड़ सकता है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम नहीं जुड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात ये समझ आ गई कि a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर, मतलब P। तो अगर A चाहिए मेरे को, तो मैं पी वी स्क्वायर कर दूं। कर दीजिए सर, बिल्कुल। अब जरा सोचो, प्रेशर का डायमेंशन तुमको लिखने आता है, नहीं लिखने आता है तो कोई बात नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है एम एल टी की पावर -2, और एरिया होता है एल का स्क्वायर। इट मीन जब ये एल ऊपर जाएगा, सो यहाँ प्रेशर का लिख देते हैं साइड में, प्रेशर क्या हो जाएगा, एम, एक एल तो ऑलरेडी है, यहां से एल टू माइनस ऊपर जाएगा, इट मीन यहाँ एल -1 टी -2। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो प्रेशर का तो पहले लिख लो कितना होता है, एम एल -1 टी -2, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, लेकिन वॉल्यूम का स्क्वायर है ना जी, क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, कल ही कराया था, एल क्यूब। तो वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब एल की पावर 6। इट मींस ए का जो डायमेंशन होगा वो होगा एम एल, क्या होगा, यहाँ प्लस, यहाँ -1, यहाँ प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और टी की पावर -2। लीजिए भाई, ए का डायमेंशन आ गया एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। बताओ समझ आया कैसे ए का डायमेंशन आया, बताओ। या वेरी गुड, समझ आया। बताओ कि कैसे ए का डायमेंशन आया, जल्दी से बताओ। क्या बोला मैंने, प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ेगा, तो ए अपॉन बी भी पक्का डेफिनेटली सर प्रेशर रहा होगा। तो ए क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर। अब पी हमने अलग से निकाल लिया, भी वॉल्यूम एल क्यूब होता है, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर था, तो एल क्यूब का स्क्वायर एल की पावर 6 नहीं हो जाएगा। अरे भैया, एल क्यूब का स्क्वायर एल की पावर 6 नहीं हो जाएगा, तो मैंने एल की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो ए पी वी स्क्वायर के तो बराबर है। अब ए का डायमेंशन आया कि नहीं आया, कितना सिंपल, आराम से ले चलाऊं। अरे वाह, क्या बात है, सबको क्लियर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसे ही निकालते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल ऐसे ही सवालों में करना है, जहां आपको कोई कांस्टेंट रैंडम सा दिया होगा, उस कांस्टेंट इजी, क्या बात है, ये सुनना चाहता था मैं, इजी, एकदम इजी। अब ये इजी हो गया तो अरे भैया बी तो आराम से निकाल दोगे, बी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे भाई। अरे भाई चेक करो, दूसरा ब्रैकेट, आओ, दूसरा ब्रैकेट में v माइनस बी लिखा है। अरे भैया v क्या था, अरे भैया v था वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम में b माइनस हो रहा है तो भाई वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही तो माइनस होगा, मतलब b v सर वॉल्यूम रहा होगा, और वॉल्यूम का डायमेंशन तो एल क्यूब होता है, तो लो ना भैया, सीधा सीधा
ए का तो पता चल गया, बी का तो ऐसे ही पता चल गया, एल क्यूब। क्या बात है भाई, समझ आया, समझ आया। अरे बस बी का एल क्यूब, देखो आंसर भी आ गए, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले ही बताया कि वॉल्यूम में वॉल्यूम ही जुड़ेगा। अब अब इसी में एग्जामिनर का मूड खराब होगा, अगर उसकी घर वाली बीवी बीवी से झगड़ा वगड़ा हुआ रहेगा तो एग्जामिनर का मूड खराब होगा, क्या करेगा, बोलेगा ए बाई बी का जरा मुझे रेशियो बताओ डायमेंशन का। तो तुम कहोगे हैं क्या बात कर रहे हो यार, शुभम सर से पढ़ के आए, ऐसे थोड़े पढ़ के आए। तो बस अब चुपचाप से क्या करना है, ए बाई बी का डायमेंशन कर देना है। अच्छा ए क्या है, ए पीछे निकाला था, क्या निकाला था, बिल्कुल एम एल की पावर 5 टी की पावर -2 और नीचे एल की पावर 3। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, अरे सिंपल है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। लो भैया तुम्हारा तीनों का सवाल का जवाब तुम्हारे सामने है, और किसका इस्तेमाल करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके। क्या बात है, मजा आया, मजा आया तो बोलो, सच में बोलो यस मजा आया, समझ में आया, होमोजेनिटी सीख गए अब। मतलब कहीं से भी दे, अब अल्फा वेल्फा जो भी दे सब निकाल लेंगे, मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैं बस ए बी का एग्जांपल जस्ट रैंडम ले लिया हूँ। बाकी वो अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी दे, पूछे कि निकालना हो निकालो इसका डायमेंशन, तो बस किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे बोलो। हाँ यस, एनर्जी के इक्वल आ गया। हाँ, बस प्रिंसिपल होमोजेनिटी सीखे, यहाँ लगाए, डायमेंशन फाइंड किए किए, ये रहा आपका दूसरा एप्लीकेशन। क्या कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या मैंने, एम एल की पार -4 टी की पार -2, ये क्या कहाँ आया है भाई, ये किसका बता रहे हो डायमेंशन। हाँ बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा अब एक मस्त चीज बताऊं, एक मस्त चीज बताऊं, ये कभी पढ़े नहीं होगे, पढ़ोगे, एडवांस है थोड़ा सा, आओ एडवांस है थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा एडवांस कुछ नया सीखते हैं डायमेंशन में, ये नहीं पढ़े होगे, मैं पढ़ाऊं सीखोगे इसके बाद, कुछ एडवांस चीजें पढ़ते हैं, आ जाओ। मान लो मान लो मान लो मान लो मैं तुमसे कह दूं कि मुझे जरा डायमेंशन बताओ इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे ये क्या हो गया भाई, मैथ वाला डिफरेंशियल इक्वेशन यहां कैसे आ गया, डायमेंशन के अंदर कैसे आ गया भाई, कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो अब उसका डायमेंशन कैसे पता करें, कि थोड़ा एडवांस है ठीक है, थोड़ा हट के, थोड़ा एडिशनली कुछ नया सीखते हैं, आ जाओ। अगर मान लो कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है और कहा डायमेंशनली एक्सप्रेस करो या चेक करो डायमेंशनली कि वो सही है या नहीं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आधे से अधिक को मैं मान के चलता हूं ऐसा आता है, वेरी गुड जॉली गुड, नहीं आता है कोई बात नहीं, सबसे पहले समझो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, क्या होता है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ वाले सब हो, मैं भी एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, सब हो, तुम्हारे लिए तो सिंपल होगा ये। अरे सर बिल्कुल वो जैसे डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन लिखते हैं ना, वही होता है, हाँ बिल्कुल वही होता है, लेम लेवल में तो वही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कहीं लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स, बिल्कुल, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है। हाँ अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अलग की बात है, लेकिन है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल है। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अच्छा डीवाई बाई डी एक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या बनता है, मतलब ये बनता है सर कि जो डीवाई होता है उसका मतलब होता है चेंज इन वाई, और जो डीएक्स होता है उसका मतलब चेंज इन एक्स। अरे भाई बोलो गलत बोला हूं क्या, जरा चार्ट देखते हैं, गलत बोला हूं क्या, डीवाई मतलब चेंज इन वाई है ना, और डीएक्स मतलब चेंज इन एक्स, है ना, गलत तो नहीं बोला हूं ना, नहीं बोला हूं भाई गलत, यही होता है, सबने पढ़ा है फिजिकल सिग्निफिकेंस। अरे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डेल्टा वाई डेल्टा एक्स भी तो लिख सकते हैं, अब बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना जी, हम्म, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, जरा जल्दी बताओ। बिल्कुल, नो नो क्यों भाई, नहीं लिख सकते, अरे भाई डीवाई का मतलब चेंज ही तो होता है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, नो क्यों बोल रहे हो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डेल्टा वाली साइन को भूल जाओ, मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर कहीं डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है तो आप उसको वाई ओवर एक्स मान लीजिए,
क्यों? क्योंकि जब आप डायमेंशन लिखते हैं तो उसमें चेंज मैटर नहीं करता है। क्यों? ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब अगर सिंपल सी बात है सर, अगर कहीं मेरे को dm बाई dt लिखा होगा, इसका मतलब क्या है? जो मास है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो dm ओवर dt को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल m ओवर कैपिटल t, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, कहीं dv ओवर dt लिखा हो, मतलब कि ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। अब जरा सोचो, अगर कहीं dv ओवर dt लिखा है, सो dv ओवर dt को मैं तुमसे कहूं कि जरा डायमेंशनली करो, जरा डायमेंशनली लिखो तो सिंपल है। ऊपर है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है एल टी की पावर -1 और नीचे है तुम्हारा टाइम t। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या एल टी की पावर -2 नहीं बन जाएगा? और एल टी की पावर -2 क्या होता है? अरे एक्सेलरेशन। और सबने पढ़ा है कि dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। लो भाई ये प्रूफ हो गया। लो भाई ये प्रूफ हो गया डायमेंशनली कि डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डायमेंशन लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। हो गया? आया एक्सेलरेशन? आया भाई आया। तो बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डायमेंशन को आप चेंज को हटा दीजिएगा। सिंपली क्या हो, चेंज अगर कांस्टेंट होता है उसको डायमेंशन लेस, तो इसलिए चेंज को निगलेक्ट कर दें। जैसे कोई कांस्टेंट लिखी होती है, जैसे हमने पीछे 1/2 लिखा था तो आपको निगलेक्ट कर दिया 1/2 को, है ना? इसमें सेम चीज यहाँ, वो चेंज को निगलेक्ट कर देंगे, बाकी जो क्वांटिटी है उसका उसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए जरा मैं आपको एक चीज और से समझाता हूं। मान लो, अच्छा रिलेशन सबने पढ़ा है, वी डी वी इक्वल्स टू ए डी एक्स पढ़ा है, बिल्कुल। और एक बार ये सवाल आ गया था, सवाल आया था यही, वी डी वी इक्वल्स टू ए डी एक्स, इसमें चेक करना था कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या होगा, और ये पता ही नहीं था कैसे डायमेंशन लिखते हैं, किसी को पता ही नहीं था। अब सेम चीज यहां करेंगे। अरे कुछ नहीं करना है भाई, यहां वेलोसिटी है कि नहीं भाई बोलो? और डीवी क्या होता है भाई? अरे डीवी भी तो चेंज इन वेलोसिटी होता है भाई ये। हाँ होता है, होता है। तो आगे v तो लिखा है तो वेलोसिटी है भैया, ये भी वेलोसिटी है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसको मैं v डेल्टा v लिख सकता हूं और a डेल्टा x लिख सकता हूं। अब ये भी वेलोसिटी, और डेल्टा को हटा दे तो ये भी वेलोसिटी, मतलब इस साइड लिखा है वेलोसिटी का स्क्वायर, और इधर अरे भैया ये तो एक्सेलरेशन लिखा है, और डेल्टा एक्स मतलब अरे डिस्टेंस है भाई, चेंज इन डिस्टेंस को डिस्टेंस लिख लो। अब चेक कर लो ना भाई, ये क्या, एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी की पावर -2, और क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मैं एल नहीं लिख सकता हूं। अब चेक करके देखो तो ये एल स्क्वायर टी की पावर -2, और क्या इधर भी एल स्क्वायर टी की पावर -2? ले भाई ये हो गया प्रूफ। ये चीज तो पूछा था वो, डिफरेंशियल इक्वेशन का डायमेंशन। क्या बात है, मजा आया? समझ आया? समझ आया? अरे बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही। कर लोगे? अब डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डायमेंशन कर लोगे कि नहीं करोगे बताओ? कर लोगे? कर लोगे? आराम से, आराम से सर, आराम से। मजा आया? समझ आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हलवा, बहुत बढ़िया हलवा। ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, यही यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, बस सब कुछ सब सीखते चलोगे, ठीक है? समझ आया? चलो, अब अगर समझ आया रिलेशन, आए अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। अब थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि डायमेंशन का इस्तेमाल करके रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। क्या एस्टेब्लिश करते हैं? रिलेशन। डिफरेंट क्वांटिटी होगी और डिफरेंट क्वांटिटी के बीच रिलेशन, अरे आसान भाषा में कहूं, सिंपल भाषा में कहूं तो फॉर्मूला बना सकते हैं। डायमेंशन का इस्तेमाल कर फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन वो फार्मूले में जो कांस्टेंट है ना भैया, वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो वहां जो हाफ है वो जो कांस्टेंट है, तो बस कांस्टेंट नहीं पता चलता है, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन यही है कि हम डायमेंशन का इस्तेमाल करके एक फार्मूला बना सकते हैं।
अगर हमको ये पता चल जाए कि किसी फार्मूले के अंदर या किसी रिलेशन के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी कैसे डिपेंड कर रही है, तो उस डिपेंडेंसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं, एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। बस वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी, है ना। तो वो डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, लेकिन न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली उसका करेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर फॉर्मूले में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होती है ना जी, आगे वैल्यू बिल्कुल होती है। तो वो जो कांस्टेंट पता करना ना, वो थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे टाइम पीरियड का फार्मूला सबने पढ़ा है, क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, पेंडुलम का। अब ये 1/2 पाई तो आप नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन ये अंडर रूट एल बाई जी वाला रिलेशन जरूर पता कर पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि इसके जगह एक के होगा कांस्टेंट। ये आप डायमेंशनली बना सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है कि टाइम टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल जी एच, 1/2 पाई तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन टी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल बाई जी जरूर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट होना, लेकिन मैथमेटिकली ये करेक्शन नहीं है ना भाई, आगे कांस्टेंट भी है। सो थर्ड एप्लीकेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है, क्या, कि रिलेशन बनाना, फार्मूला बनाना, और सीधे सवाल पूछा भी जाता है, क्वांटिटी दे देगा कि इस चीज पे डिपेंड कर रही है, रिलेशन फाइंड करो, फार्मूला फाइंड करो। पता चला क्या कहना चाहता हूँ, समझ पता चला क्या बताना चाहता हूँ, पता चला? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया ये बात। तो अब वही हम करेंगे, क्या, फार्मूला बनाना सीखेंगे। क्या बात है, हम इतने बड़े हो गए कि फार्मूला बना रहे हैं, बिल्कुल बनाएंगे, आओ देखो। तो लिख लो कि थर्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर #3, यो #3, फाइंड रिलेशन between different physical quantity to find relation between different physical quantities and डायमेंशंस। उनके हम डायमेंशंस भी पता कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डायमेंशनली हमको सब काम करना है, तो डायमेंशन तो ऑब्वियस सी बात है, पता चलेगा। व्हेन फंडामेंटल यूनिट्स आर डिफरेंट। समझाते हैं सबका मतलब, बेसिकली इतना स्टेटमेंट लिखना, लिखने पढ़ने वाला काम तो सब कर लेता है, समझना आना चाहिए सर। आओ, तो लिखा इतना बड़ा, उसका मतलब क्या है समझाते हैं, आइए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, जो मुझे कुछ हद तक याद भी है। इसमें बोलता है कि फोर्स जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर पे, ठीक है, जिसको रो से डिनोट कर लो, एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर कह लो, फ्लूइड कह लो, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लिखता है इसको, जिसको वी डिनोट कर दिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम ए, ठीक है। इसको लिखा है कि द एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा फोर्स का, मतलब बेसिकली रिलेशन बताइए, द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स विल बी। चलो ऐसे ही सवाल पूछता है, मैंने बोला था ना कि अगला सेशन में सवाल सही कराऊंगा, और सवाल से मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। आओ देखो, सवाल बिल्कुल ऐसा देगा कि एक स्ट्रीम का फ्लो हो रहा है, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, उसके जो फोर्स है वो डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे, उसकी वेलोसिटी पे, एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो एक्सप्रेशन फोर्स का क्या होगा, अब नहीं पता है हमको क्या होगा, स्टेप वाइज सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा लंबा जाता है, बट सीखते हैं हम। स्टेप नंबर 1 क्या करो, चेक करो क्या, कौन कौन सी क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है। तो यहां दिया हुआ है कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो लिख लो इधर एफ, फोर्स, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लो, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना लो, किस पे, रो पे, मतलब डेंसिटी पे, ठीक है। और किस पे, वेलोसिटी पे, तो इसको वी लिख लो। और किस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ए लिख लो, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या करो, इसकी पावर को ए लिख दो, इसकी पावर को बी लिख दो, इसकी पावर को सी लिख दो। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि रो का पावर क्या होगा, बी का पावर क्या होगा, ए के पावर क्या होगा। हो सकता है फार्मूले में रो का पावर 2 हो और एरिया का पावर क्यूब हो, ये तो हमको पता नहीं है। इसलिए हम उसको या तो एक्स वाई जेड लिख लो या ए बी सी लिख लो, कोई वेरिएबल लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये पहला स्टेप। इसी में
इसे मैं लिख देता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इसको इक्वल टू बदलने के लिए k कर दीजिए और k के ऊपर रो कर दीजिए, v के ऊपर b कर दीजिए और a के ऊपर c कर दीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में आपको इतना करना है, स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ, बहुत आराम से चलना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोला मैंने, बस कुछ नहीं, फोर्स को आप लिख दीजिए रो की पावर a, v की पावर b, e की पावर c, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है बस वही किया हूं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप मैं गारंटी दे रहा हूं ना, अभी अगर ध्यान से सीख गए, समझ गए, इससे बेहतरीन डायमेंशन कहीं नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है, और एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है, सब कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाता है, ठीक है। अभी इसके एंड में तुम बताना कि मजा आया, कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, रिलेशन आ गया तो रिलेशन थोड़ा यहाँ निकाल लें क्या बाहर, आओ यहाँ निकाल लेते हैं। रो ए है ना, वी बी, और क्या था भाई, और क्या था, एरिया था ना, तो एरिया को ए से लिख दिया, ए सी। अब कुछ नहीं करना है, क्या, फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, जरा लिख दो तो, एम एल टी के फॉर्म में लिख दो, सब लिख दोगे, एम एल टी की पावर -2 लिख दिए सर। के तो के है तो के को छोड़ दो वैसे ही। अच्छा, डेंसिटी को डायमेंशनली क्या लिखा जा सकता है, अरे कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए है ना। अच्छा, डेंसिटी को डायमेंशन के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, निकाला है क्या डेंसिटी का, बिल्कुल निकाला है सर, पढ़ा तो है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास को कैपिटल एम लिख देंगे और वॉल्यूम को एल क्यूब लिख देंगे, इट मींस डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, एम एल की पावर -3। अरे बल्ले, बहुत बढ़िया। तो जहां डेंसिटी लिखा है, अब यहां से मिटा देता हूं, जहां डेंसिटी लिखा है उसकी जगह क्या लिख दूं भाई, बोलो, लिख दीजिए ना सर, क्या, एम एल थ्री की पावर, एम एल थ्री की एल की पावर -3, और ये ए भी तो है, तो यहाँ ए आएगा ना ब्रैकेट के बाहर, बिल्कुल आएगा सर। सिमिलरली भी क्या है, भी बोला था भाई वेलोसिटी, देखो भी क्या बोला था, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ा है सर, एल टी की पावर -1, और ऊपर क्या हो जाएगा, बी। सिमिलरली एरिया, एरिया क्या लिख सकते हैं सर, एरिया को लिख सकते हैं एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी। क्या बात है, मतलब स्टेप नंबर 2 में सबको डायमेंशनली क्या करो, डायमेंशनली लिख लो सबको डायमेंशन, क्योंकि जो रो दिया है उसका डायमेंशन क्या होगा, भी दिया उसका डायमेंशन क्या होगा, ए दिया उसका डायमेंशन क्या होगा, बहुत बढ़िया। अब कुछ करना नहीं है, क्यों, अब चेक करो, सब में चेक करो, शुरुआत करो एम से, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, स्टेप नंबर 3 कर रहा हूं ये, ठीक है। अब चेक करना है स्टेप नंबर 3 में, ठीक, कंपेयर करने वाला काम करना है, क्या, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में एम है, अच्छा एम की पावर कितनी है सर जी, एम की पावर तो 1 दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, सो इसको लिख दे रहा हूं m1 l1 t की पावर -2। और जरा राइट हैंड साइड में जितने m है पहले सबको चेक करो, क्या इसमें m है, ना, क्या इसमें m है, ना, m सिर्फ इसमें है ना, ये वाले में, तो इसको m की पावर क्या लिख सकता हूं, क्योंकि पूरे ब्रैकेट की पावर a है, सो मैं इसमें m की पावर a कर दूं और l की पावर -3a कर दूं, बिल्कुल कर दीजिए सर। सिमिलरली इसमें एल की पावर बी कर दूं और टी की पावर -b कर दूं, बिल्कुल कर दीजिए सर। सिमिलरली इसमें एल की पावर क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, तो ये 2c हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 है, क्या, स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में सबकी पावर लिख दो, राइट हैंड साइड में सबकी पावर लिख दो, पूरा टोटल, तो यहाँ m1 है, l1 है, टी की पावर -2 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में m को पकड़ो, स्टेप नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड से m को पकड़ो तो m की पावर है 1, और राइट हैंड साइड से m पकड़ो तो यार इसमें तो m है ही नहीं, तो देखना ही नहीं है, इसमें भी m नहीं है, देखना ही नहीं है, इसमें सिर्फ m है और m की पावर a है, सो m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर a। तो सिंपली क्या कह सकता हूं, अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगी, यानी a की वैल्यू हो गई 1। ओके, यानी स्टेप नंबर 4 से कंपेयर करना शुरू करना है, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सिमिलरली इसी तरह मुझे जरा b की वैल्यू बताओ, तो b की वैल्यू कितनी होगी, तो बोले सिंपल है सर, आओ जरा b चेक कर लो, b किस में आ रहा है, देखो b एक तो इसमें आ रहा है, ठीक है, अच्छा b सिर्फ इसी में आ रहा है, ठीक है। अब चेक करो, l इसमें भी है, l इसमें भी है और l इसमें भी है, तो जरा l को अलग कर लूं मैं, तो l की पावर 1 है, और इधर चेक करो ध्यान से आराम से, l चेक करो, l सर तीनों में है, पहले ब्रैकेट के लिए l कितना है -3a, दूसरे ब्रैकेट के लिए l कितना है b है सर, और तीसरे ब्रैकेट के लिए l कितना है 2c है सर। तो यहां l की पावर 1 इज इक्वल टू, अच्छा तीनों में l का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, अरे मतलब सिंपली एक l लिख दूं और सारी पावर को 3a प्लस b प्लस 2c कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। अब
क्योंकि दोनों में बेस सेम है तो ये वाली क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी आपस में सेम हो जाएगी। इट मीन्स -3a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1। क्या ये एक रिलेशन आ गया? चलो भाई, इससे तो अभी कुछ वैल्यू नहीं पता चल रही है, सिर्फ ए की वैल्यू हमको पता है 1। ठीक है, तो इसको यही इक्वेशन नंबर 2 दे के लिख लो। अब जरा टाइम को चेक करो, टी की पावर -2 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में टी किस में है? सर टी सिर्फ सेकंड वाले इक्वेशन में है, और कितना है? टी की पावर -b है। अब देखो यहां बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगी। इट मींस -b इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कट गया, बल्ले बल्ले b की वैल्यू आ गई 2। तो अब देखो हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2। तो ये जो इक्वेशन 2 बनाए हैं, क्या इसमें से c की वैल्यू नहीं पता कर लेंगे? अरे बिल्कुल पता कर लेंगे। तो एक स्लाइड ऐड करते हैं और फटाफट से c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बेसिकली स्टेप नंबर 4 में हमको कंपेयर करके ए बी और जो सी जो माने हैं उसकी वैल्यू निकालनी होती है। इक्वेशन क्या था भैया? इक्वेशन था -3a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 1। अब पता चल गया कि a की वैल्यू है 1। अच्छा, पीछे निकाल लिए, b की वैल्यू भी पता चल गई, कितनी है 2। तो c तो आराम से निकल जाएगा, पुट कर दो -3 इंटू 1, a की जगह 1 पुट कर दो, प्लस 2 प्लस 2c इक्वल्स टू 1। अब चेक कर लो, -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2c इक्वल्स टू 1। 2c इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। क्या बात है, a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, c भी पता चल गया। अब वापस चलो अपने स्टेप नंबर 1 में जो रिलेशन हमने बनाया था, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू k। रिलेशन क्या था? रो की पावर a, v की पावर b, और ये लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5 है ये। ठीक है, रो की पावर a, v की पावर b और a की पावर c। अब a b और c की वैल्यू पता चल गई तो फार्मूले में पुट कर दो ना भैया। रो की पावर a मतलब रो की पावर 1, v की पावर b, b की वैल्यू कितनी आई है? 2, यानी v की पावर 2, और a की पावर कितनी थी? ये पावर है भाई, ये पावर है c की पावर 1। इट मींस फाइनल फार्मूला क्या लिख सकते हैं? k रो v स्क्वायर इंटू a। लो भाई, आ गया आपका एक प्रॉपर फॉर्मूला। इसको सही सही तरीके से लिखे तो ये एक फार्मूला होता है तुम्हारा विस्कस फोर्स का, जो होता है रो वी स्क्वायर ए या रो ए वी स्क्वायर। क्या बात है सर, मजा आया, समझ आया, समय लिया और समझ आ गया। क्या बात है, सबका आंसर आया, सबका आंसर आया। अरे कुछ नहीं करना है भाई, अब कोई भी रिलेशन निकाल लोगे, एक्स वाई जेड कर लो, ए बी, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला मैं तुमको ऑलमोस्ट करा ही दिया हूं। बोलो समझ आया, मजा आया? जो पहली बार समझ रहे हैं जरा वो मुझे बताओ, उनसे बड़ी खुशी मिलेगी मेरे को। सर आज पहली बार सीखे, ये बहुत दिक्कत था है? जल्दी बताओ। सिंपल, सिंपल कर दिया। मैं तुमसे बोला ना, जब ये एंड होगा तो आप ये सीख चुके होंगे। क्या बात है, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। ये यही सब तो सुन के अच्छा लगता है यार तुम लोग के लिए, इसलिए मन करता है और अच्छे से पढ़ाए। बढ़िया, फुल पोटेंशियल पे। अब बना लोगे ना यार, कोई भी रिलेशन दिया हो, कोई भी रिलेशन दिया हो, कुछ करना ही नहीं है, 5 स्टेप। अब स्टेप तो खैर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो ऐसे ही याद हो जाएगा जितनी प्रैक्टिस करोगे। फिलहाल जो नए लोग हैं अगर भूल जा रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ ये 5 स्टेप, सिर्फ ये 5 स्टेप और खेल खत्म। आपके ऐसे सवाल का पूरा खेल खत्म, निपटा डालोगे एकदम कंप्लीटली। अब क्लियर है? क्या बात है, अब क्लियर है? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, यहां आपका एप्लीकेशन हो जाता है समाप्त, और आज के लेक्चर का सारा काम डन। हाँ, एक चीज और बचा है, अभी बताता हूं उसको। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारा डायमेंशन हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, कल से होपफुली एरर शुरू होगा, और एरर भी भाई देखो, एरर में जिसको कंफ्यूजन है
सब दूर हो जाएगा बस। अरे डायमेंशन नहीं बुलाना होगा तो फॉर्मूले से फटाफट काट पीट करके निकाल लोगे यार, है ना। फॉर्मूले से फटाफट ऊपर नीचे काट पीट करके निकाल लोगे। तुम्हें दिक्कत है, मजा तो काइनेमेटिक्स में आएगा। काइनेमेटिक्स में तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो मैं बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं 1D 2D प्रोजेक्टाइल वगैरह सब सब पढ़ाता हूँ मैं। अरे एरर में दिक्कत ही नहीं होगा भाई। अरे एरर में तुम पहले से लर्न, तुम जीरो पढ़ के आओ एरर में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी क्लास में आने का किसी का कोई भी प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जीरो जानते हैं, कोई बात नहीं, आइए समझ आएगा। मैं ऐसे पढ़ाता ही हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं पढ़े हो, सब भूल चुके हो। तो कोई प्रायर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप पहले से पढ़ के नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। जीरो से एरर पढ़ाएंगे यार, बच्चे की तरह एरर पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। हाँ बस अब मैथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करने तुमको आना चाहिए, ये थोड़े सिखाऊंगा बैठ के, ठीक है। समझ आया, समझ आया। तो यहाँ हो जाता है आपका एप्लीकेशन समाप्त। ऑलमोस्ट मैक्सिमम एप्लीकेशन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अब लास्ट चीज क्या है, एक और लास्ट चीज, फिर आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे हम, ठीक है। कल शुरू होगा हमारा एरर वाला पार्ट। आओ लिमिटेशंस थोड़ा देख लो। लिमिटेशंस मतलब ये डायमेंशन सीखे हैं, इसकी कुछ खामियां भी तो है, तो लिमिटेशन देख लो। खामियां नहीं कहेंगे, लिमिटेशन है, मतलब उस जगह डायमेंशंस काम नहीं आता है। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं, आ जाओ। लिमिटेशन में क्या है, पहली चीज कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्या, जो कांस्टेंट हमारा जो आया है ना के जो है, के की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ये नहीं बता पाएगा यार हमारा डायमेंशन, है कि नहीं। हाँ भाई बिल्कुल, ये तो बात सही है। क्यों, क्योंकि ये के तो हमेशा के ही रहेगा, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम के ऐड करेंगे, तो हर इक्वेशन में के ही आएगा। तो के की वैल्यू ना नहीं बता पाए, तो डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम कभी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। तो लिख लो, इट डज नॉट गिव, एक ही दो है, ज्यादा नहीं है। इट डज नॉट गिव न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट, इसको ऐसे लिख लो, या फिर इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये इसके लिमिटेशंस है भाई। अब ये तो नहीं पता, ये तो मैथमेटिकली कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। अबाउट दी न्यूमेरिक वैल्यू, नियर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, ये नहीं पता कर पाएंगे। और अगली चीज, ठीक है, अब देखो ये मेथड तभी लगेगा जब दो क्वांटिटी के बीच आपको रिलेशन गिवन हो या फिर डिपेंड कर रहा हो, है ना। दो रिलेशन पता होगा तभी आप डायमेंशनली इस चीज को चेक कर पाएंगे। क्यों, जैसे वेलोसिटी का निकालना है डायमेंशन, तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, तो जब दो के बीच रिलेशन होता है तभी तो निकालते हैं डायमेंशन। सो दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ तभी आप पता कर पाओगे जब दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच आपको रिलेशन गिवन होगा। सो लिख लो, दिस मेथड इज यूजफुल ओनली, बस यही दो हैं, नोट कर लीजिएगा। व्हेन द रिलेशन बिटवीन physical quantity do exist, do exist, ठीक है। तो ये थे आपकी लिमिटेशंस और ये थी आपकी क्लास, ठीक है। खत्म हो गया आज आपका डायमेंशन वगैरह वाला सब, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आज सेशन को वाइंड अप करेंगे यही। कल शुरुआत होगी किसकी, एरर की, कल से शुरू होगा एरर, तो मजा आएगा कल, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल।